विपिन लियाओसी से बात करने के बाद में विपिन को इतना तो पता चल ही गया था कि वास्तव में जो सेन कबीले के अंदर के जितने भी ज्यादा लड़ाकू थे, यहाँ तक कि सेन कबीला ही नहीं, संत कबीले के अंदर जितने भी ज्यादा लड़ाकू पाए जाते हैं वो वास्तव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जो कि उनके पास में जो उनकी शुद्ध रक्त रेखा होती है उसकी वजह से ही उनके अंदर असाधारण ताकतें होती है, जिसकी वजह से वह अपने एक ही बार में अपनी साधना को एक साधारण लड़ाकू से कई गुना अधिक बढ़ा सकते थे। उसके साथ में विपिन समझ सकता था कि जब विपिन लियाओसी ने उसको कहा था कि वहाँ पर वह सेन कबीले का छोटा राजकुमार 20 वर्ष की आयु तक पहुंच चुका होगा, तो उसके साथ में विपिन समझ सकता था कि वास्तव में उसकी साधना अभी संत लेवल स्टेज 7 के ऊपर तो पहुंच गई होगी। इसी साथ में विपिन ये जानता था कि वह अपनी इस वर्तमान क्षमता के साथ में उसका सामना नहीं कर सकता था। और इसके अलावा विपिन लियाओसी ने यह भी बता दिया था कि वास्तव में ऐसी कोई तरीका नहीं है जिसके साथ में अपनी ब्लड लाइन को आसानी से शुद्ध किया जा सके। उसके साथ में विपिन मन ही मन के अंदर सोचता है कि अब मुझे अपनी साधना को और आगे बढ़ाना होगा, जब जाकर मैं प्रत्युषा को वहाँ पर हासिल कर सकता था। उसके बाद में तो वहाँ पर मैं संत कबीले के अंदर जाकर अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत कर सकता था और उनको बता सकता था कि वास्तव में मैं प्रत्युषा के लिए एक काबिल व्यक्ति हूँ। इसके अलावा बहुत समय तक विपिन लियाओसी के साथ में बातें भी की थी। उसके साथ में उसे बहुत सी चीजें पता चल चुकी थी कि वास्तव में जो सेन कबीले के अंदर के लड़ाकू पाए जाते हैं वह अपनी जो साधना आगे बढ़ाया करते हैं, वह इस तरह से नहीं बढ़ाया करते हैं कि वह अपने आप में ही अपनी साधना को एक नए स्तर तक पहुंचाए। हालांकि वह वहां पर अपने पूर्ववर्ती की साधनाओं का यूज किया करते हैं, यानी कि जिस पूर्ववर्ती का वो साधना का यूज करते थे वह उसी स्तर तक पहुंच पाते थे। उसके बाद में उनकी क्षमता वह पर ही आकर रुक जाया करती थी। इसी वजह से कई सारे सेन कबीले के अंदर और संत कबीले के अंदर जितने भी ज्यादा लड़ाकू भरे होते थे उनको अगर पता होता था कि वह अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते तो उसके बाद में वह अपने साधना को वहीं पर ही बढ़ाकर और वहीं छोड़ दिया करते थे। इसके बाद में केवल वह अपनी ताकत के ऊपर ही ध्यान दिया करते थे, जिसके साथ में वह एक साधारण लड़ाकू से ताकतवर और अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने आप को मजबूत बना देते थे। इसके इतना सोचने के बाद में विपिन अब अपने पास में जितनी भी ज्यादा बुक्स पड़ी हुई थी जिसको उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठी कर रखा हुआ था, अब उन सभी बुक्स को वो वहाँ पर पढ़ने लगा था, क्योंकि अब उसे वहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर बनना था, अपनी साधना को वहाँ पर और ज्यादा सुदृढ़ करना था और अपने इसी साधना के साथ में आगे तेजी से बढ़ता जाना था। हालांकि विपिन के सामने और बहुत सी चीजें आ गई थी, क्योंकि अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए थे संसाधन और संसाधनों की उसके पास में थी कमी। अब उसी के बारे में विपिन सोच रहा था कि वास्तव में जो पिछले वाले दिन थे वो वापस से आ जाते तो मैं अब तक तो पता नहीं कौन से लेवल के ऊपर पहुंच जाता। विपिन संत जानवर के ऊपर बनी हुई झोपड़ी के अंदर बैठे बैठे ही अब बहुत सी चीजों को पढ़ने लगा था और इसके अलावा जो उसने प्राचीन सिफराज के उस पैलेस के अंदर से वह स्वर्ग की आयाम टेक्निक हासिल की थी उसी का वो वहाँ पर साधना करने लगा था। और उस आयाम को सीखने के बाद में जो संत लेवल स्टेज 5 का कोई लड़ाकू अपने आसपास के वातावरण को चेंज कर सकता था और उसके ऊपर काबू पा सकता था, वैसे ही विपिन के पास में पहले से ही इस संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर होने के बाद में वैसी क्षमताएं आ गई थी कि एक बार अगर उसने उस आयाम टेक्निक का यूज किया और जैसे उसने अपने आसपास के एरिया को कवर कर लिया तो अपने आसपास के 5 मीटर के एरिया के अंदर जो भी उस गोले के अंदर आएगा वो उसके उस दबाव के अंदर खिंचता जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये था जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा और उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी और उसकी गति पहले से कई गुना कम हो जाएगी। हालांकि विपिन अभी यहाँ पर केवल उसका स्टेज 1 ही क्लियर कर पाने में कामयाब हो पाया था, उसको अभी भी उसका स्टेज 2 वहाँ से अनलॉक करना था, जिसके बाद में उसकी ताकत वहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जानी थी। हालांकि विपिन को पता था कि वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा देर लगने वाली थी, हालांकि वो उसमें कोई गलती नहीं कर सकता था। सभी सभी बैठे हुए अब संत जानवर की उस झोपड़ी के अंदर ही अपनी साधना को आगे बढ़ाने और उसको सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे थे और देखते ही देखते आखिरकार 6 दिन भी बीत गए थे। अभी संत जानवर आकाश के अंदर उड़ रहा था और उसके नीचे एक विशाल शहर देखा जा सकता था। विपिन, यह उत्तरी मीडोज की सिटी, इसको जी सिटी भी कहा जाता है। यह रोसा साम्राज्य की सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली शहरों में से एक माना जाता है। आदर्श ने विपिन को वहाँ पर समझाया। आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने वहाँ पर खिड़की के पास जाकर देखा तो उसने देखा कि नीचे बहुत ही बड़ा विशाल शहर फैला हुआ था, जिसके अंदर कई ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई थी। वह सभी आसमान को छूती हुई प्रतीत हो रही थी। वह सभी बिल्डिंगें अभी विपिन को अपने पुरानी दुनिया की याद दिला रही थी, जैसे कि वहाँ पर बहुत सी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, कई कई फ्लोर्स ऊपर की, वैसे ही वहाँ पर
बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई गई थी। वहीं दूसरी ओर एक खतरों से भरा हुआ मैदान वहाँ पर बिखरा हुआ था, जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक ट्रैप्स को बिछाया गया था। वहाँ पर बहुत से शिकारी आया करते थे। उसी को देखते हुए आदर्श ने विपिन को समझाया, प्रिंसिपल विपिन, बात कुछ ऐसी है कि अब इसके आगे हम लोग अकेले नहीं जा सकते। हमें इसके लिए आगे जाने के लिए एक गाइडर ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक ट्रैप्स को बिछाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से संत जानवर और बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक कीड़े हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर गलती से भी किसी के अंदर एक पैर रख देते हैं तो हमें वहीं पर ही काम खत्म हो जाएगा। आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, मैं समझ गया। क्योंकि उससे पहले ही विपिन यहाँ पर आया था ना, उससे पहले उसने इस जिस सिटी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। और जैसा कि आदर्श ने बताया था, वास्तव में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक जानवर भरे हुए थे, इसीलिए उनको यहाँ पर अकेला जाना अच्छा नहीं था। प्रिंसिपल विपिन, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में मैंने पहले ही यहाँ पर एक गाइड को बुला लिया है। वो कोई गाइड नहीं है, वो इस मास्टर टीचर पवेलियन के प्रमुख आरुष हैं और वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि वो यहाँ पर हमारा साथ जरूर देंगे। इसके अलावा मुझे उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा भी है, वो हमारा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेंगे। और मैंने यहाँ पर आने से पहले उनको बता दिया था, तो इसके साथ में उन्हें यहाँ पर जल्द ही आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे साथ में रहेंगे ना, तो उसके बाद में उस दलदली मूवी के खतरे के अंदर वो बचाकर आगे बढ़ा पाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके कारण हमारे बहुत से खतरे भी कम हो जाएंगे। क्या आरुष? हाँ, मैंने भी उनके बारे में सुना है। एक बार वो हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर आए थे और उनकी क्षमता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वास्तव में वह लड़ाई के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ये बोलने वाला कोई और नहीं था, डिवीजन हेड ग्रीक थे। उन्होंने उन्हें आगे बताया कि उनके पास में एक खतरनाक टेक्निक है, जिसके साथ में उनका ओरा एक फ्रीजिंग ओरा के नाम से जाना जा सकता है। यानी कि अगर वो एक पानी की बूंद को भी टच करते हैं तो वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर बदल जाया करती थी। और अगर वो हमारे साथ में आ रहे हैं तो हमें उसके साथ में सभी खतरों से बच जाना चाहिए। आरुष की ऐसी तारीफ सुनने के बाद में आरुष ने भी कहा, वास्तव में वह मेरा एक दोस्त है और मुझे विश्वास है कि वह हमें यहाँ से आराम से निकाल कर आगे ले जाएगा। जब वह सभी इसी तरह से बातें कर रहे थे कि अचानक से उनके पास में एक प्रेत उड़ता हुआ आ रहा था। विपिन की निगाहें अभी उसके ऊपर टिक चुकी थी और उसने वहाँ पर उसका बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर दिया था। वो देख पा रहा था कि वास्तव में जो व्यक्ति अभी वहाँ पर आया था, उसके अंदर से एक ठंडा ओरा बाहर निकल रहा था, जो किसी को भी ये खपाने के लिए तैयार था कि उसकी हड्डियां वहीं पे ही जमा दी जाएगी। उसकी आंखों के अंदर एक चमक देखी जा सकती थी, जो ये दिखला रही थी कि वह एक असाधारण और बहुत ही ज्यादा फुर्तीला व्यक्ति था। और उसका अभी साधना क्षेत्र देखने से ऐसा लग रहा था कि वह संत लेवल स्टेज 4 के शिखर के ऊपर हो। जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है तो उसके बाद में आदर्श आगे बढ़ते हुए सभी को उससे परिचित कराते हैं। इनसे मिलिए, यह है जिस सिटी के अंदर से मास्टर टीचर पवेलियन के एक प्रमुख आरुष। आदर्श ने वहाँ पर आरुष का स्वागत किया और उसके साथ में उसने सभी का परिचय दे दिया। उसके बाद में वह लास्ट में कहता है, मेरे दोस्त आरुष, इनसे मिलिए, यह है विपिन और यह है हॉल मास्टर जगदीश। सभी की बातें सुनने के बाद में जल्दी से अब आरुष विपिन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसने कहा, मैंने आपका नाम सुना है और मैं आपका बहुत ज्यादा सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि रोसा साम्राज्य जिस सिटी से कितना ज्यादा दूर क्यों ना हो, हालांकि पवेलियन को गिराने एक ऐसी चीज थी जो बहुत ज्यादा छोटी नहीं मानी जा सकती थी। इसी वजह से वह चीज यहाँ तक भी फैल कर आ गई थी। इसी वजह से अभी आरुष विपिन को वहाँ पर बहुत ज्यादा सम्मान दे रहा था और इसके साथ में वह सम्मान भी करता था। हालांकि आरुष को ऐसा करते हुए देखकर विपिन ने अपना हाथ हिलाया और उसने कहा, नहीं, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम सभी यहाँ पर अभी एक टीम के अंदर हैं, इसी वजह से हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। उसके बाद में विपिन उससे आगे कहता है, मेरा मानना यह है कि पहले आदर्श ने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। विपिन की बात सुनने के बाद में आरुष ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ, वास्तव में विपिन, यहाँ पर पहले आदर्श ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि हम लोग अभी किस मिशन के ऊपर जाने वाले हैं। चलो फिर, अच्छी बात है ये तो। चलो अभी हमें यहाँ से आगे जाना होगा और अभी हमें गोस्ट केव को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना है और उस भूतिया गुफा को ढूंढने के लिए हमें अभी आपकी जरूरत है। लेकिन विपिन की वो बात सुनने के बाद में आरुष थोड़ा सा गंभीर हो जाता है और वह कहता है, प्रिंसिपल विपिन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि जिस भूतिया गुफा की आप बात कर रहे हैं ना, वह एक ऐसी गुफा है जो कभी भी एक जगह पर नहीं रुकती है। वह हमेशा ही अपनी जगह से मूव करती रहती है, जिसको अगर आप एक भूतिया गुफा ना कहकर एक मूविंग गुफा कहे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी वजह से मुझे उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि अभी वह कहाँ पर स्थित होगी। और उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, मैं समझ गया, बस आपको हमें उस जगह पर लेके जाना है जहाँ पर लास्ट टाइम वह
भूतिया गुफा देखी गई थी या फिर वह जहाँ पर अधिकतर दिखाई जाती है। उसके बाद में आज ये काम हमारे साथ में विपिन लियाओसी आया है ना, वही कर देगा, क्योंकि एक बार पहले ही विपिन लियाओसी यहाँ पर आ चुका था। तो उसके बाद में उसको पता होगा कि वास्तव में वहाँ पर जाने का रास्ता क्या हो सकता है। इसी वजह से वहाँ पर केवल उन्हें उस जगह पर पहुँचना ही जरूरी था। ठीक है प्रिंस और विपिन, हम लोग वहाँ पर चलने के लिए तैयार हैं। भूतिया गुफा एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत से जने वह अपने मानसिक लचीलेपन को बहुत ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। हालांकि बहुत से लड़ाकू वहाँ पर पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही होते हैं जो वापस आ पाते हैं। विपिन लियाओसी वहाँ पर गया था और वहाँ पर सक्षम होकर लौट आया था। हालांकि कई ऐसे लड़ाकू भी थे जो वहाँ पर गए, हालांकि उसके बाद में उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। हालांकि उसके बाद में आरुष विपिन से आगे जाता है। विपिन, मैं चाहता हूँ कि आप अभी थोड़ी देर के लिए आराम कर लें, क्योंकि आप बहुत दूर से आए हैं। इसी वजह से आप सभी को अपनी एनर्जी वापस से रिवाइव कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे हमें बहुत से खतरों से निपटना है। हालांकि आरुष की बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, नहीं, हम लोग यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकते। बात कुछ ऐसी है कि अगर हम लोग यहाँ पर और ज्यादा रुक जाते हैं ना, तो उसके बाद में और भी ज्यादा मास्टर टीचर्स मारे जा सकते हैं। इसी वजह से हमें जल्दी से जल्दी आगे कदम बढ़ाने होंगे और वहाँ पर उस भयानक को मारना होगा। क्योंकि पहले ही विपिन ने वहाँ पर देख लिया था कि जब वहाँ पर उसने उन सभी लोगों को ढूंढने के लिए भेजा था, तो उसके बाद में उसके 8 मास्टर टीचर्स मारे जा चुके थे। और वो ये नहीं चाहता था कि वहाँ पर भयानक उनको वहाँ पर नोटिस कर ले और उसके बाद में फिर से कोई ना कोई तहलका मचाना शुरू कर दे, जिसकी ही वजह से विपिन वहाँ पर पहले से ही इसके लिए तैयार रहना चाहता था और जल्द से जल्द भयानक को ढूंढकर वहीं पर ही खत्म कर देना चाहता था। विपिन की बात समझते हुए आरुष ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, तो ठीक है विपिन, हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्योंकि आरुष समझ सकता था कि यहाँ पर कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से विपिन इतना ज्यादा उत्सुक लग रहा था। जल्द ही अब फिर से आरुष उस संत जानवर के ऊपर बैठ जाता है और उसको निर्देश देने लगता है कि वह किस तरफ जानी चाहिए। जल्द ही अब वह उत्तर की ओर बढ़ने लगते हैं। 2 घंटे बाद में आखिरकार वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पहुँचना होता था। अब उनके सामने एक रेगिस्तान की तरह दलदली भूमि फैली हुई थी, जो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वह आगे जाकर आसमान के साथ में जुड़ी हुई हो। वह दलदली भूमि एक तरह का भ्रम भी पैदा करती थी, जिसके साथ में कोई भी वहाँ पर आराम से भटक सकता था। उसके बाद में आरुष ने वहीं पर ही उस संत बीस्ट को रोक दिया और वो पीछे पलटकर सभी से कहता है, अब हमें यहाँ पर सभी को रुकना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर संत जानवर के ऊपर बैठकर आगे नहीं जा सकते। बात कुछ ऐसी है कि आगे जाकर अगर हम लोग यहाँ पर आसमान के अंदर रहते हैं, तो आगे की जो हवाएं है ना, वो बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण है, यानी कि हमारा संत जानवर वहाँ पर सही से नहीं उड़ पाएगा। और इसके अलावा आसमान के अंदर ऐसे बहुत से खतरे भी छुप कर बैठे हुए हैं जिसका सामना हम शायद ही कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि हम लोग अभी नीचे उतरकर आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी से आरुष की बात सुनने के बाद में सभी ने अपना सिर हिला दिया और वो सभी संत जानवर से नीचे उतर गए थे। जब वह सभी नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ एक बिल्कुल काली जमीन फैली हुई थी। हालांकि जब उन्होंने सही से आकलन किया तो उन्होंने देखा कि वह जमीन पूरी तरह से काली भी नहीं थी। वहाँ पे अजीबोगरीब तरह के फूल बिखरे हुए थे जो बिल्कुल लाल थे, जो किसी तरह के गुलाब की याद दिला रहे थे। और उसने जल्दी से सभी को कहा, जल्दी से सबके सब यहीं पे रुक जाओ और यहाँ पर सभी को अब सावधान रहना होगा, क्योंकि नीचे जितने भी फूल बिखरे हुए हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने से किसी में भी इसको टच कर दिया तो उसके बाद में आप सभी नर्क पहुंच जाएंगे या फिर जहीं पे भी, क्योंकि ये सभी एक ही बार के अंदर आपको गपतानी से निकल जाएंगे। उसी का सैंपल देने के लिए जल्दी से आरुष ने अपनी झेकी का यूज किया और अपने पास में एक पत्थर को उठा लिया और जल्दी से उसको फूल की तरफ फेंक दिया। जैसे उसने ऐसा किया, चड़क, अचानक से पत्थर की टूटने की आवाज सुनाई देती है और वह फूल उस पत्थर को पूरी तरह से अपनी जटाओं के अंदर खींच लेता है और अगले ही पल उसका चूरमा बन जाता है जो जमीन के ऊपर बिखरा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह सभी मन ही मन के अंदर सोचने लगते हैं, ये तो अच्छी बात है आरुष हमारे साथ में था, वरने में तो वहाँ पर जाकर उसको तोड़कर अपने बालों के अंदर लगाकर या किसी लड़की को देने के लिए जरूर जाता। हे भगवान, आखिरकार में ये कौन सी जगह पर आ गया। वास्तव में उन्हें अपने सामने हो रही हर चीज पर कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, इसी वजह से वह उसके ऊपर विश्वास कर पा रहे थे और उनके मन में ऐसा सवाल चल रहा था, क्या वास्तव में इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई पौधा भी हो सकता है। उस पत्थर को इस तरह से खाते हुए देखकर उसके बाद में
आरुष उन सभी की तरफ पलटता है और उन सभी से कहता है, आप सभी को पता है अगर आप लोग इसके अंदर चले जाते हैं ना तो उसके बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके शरीर के अंदर से सारी एनर्जी निकाल ली जाएगी और आप सभी एक सूखी डंडी की तरह बनकर रह जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा भी कदम इधर उधर रख दिया ना तो उसके बाद में इस दुनिया के अंदर से आपका चिन्ह पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। क्योंकि जितने भी ये आसपास में दलदल बिखरी हुई है ना, ये कोई नॉर्मल दलदल नहीं है। इसके अंदर कीड़े छुपाए गए हैं जो आपके हर एक मीट के टुकड़े के कण कण को खाकर केवल वहाँ पर आपकी हड्डियां छोड़ देंगे। इतना कहने के बाद में जल्दी से उसने अपने शरीर के अंदर से एक मीट का टुकड़ा बाहर निकाला और उसको उस दलदल के अंदर भेज दिया। जैसे उसने ऐसा किया थोड़ी देर के लिए तो वह मीट का टुकड़ा वहाँ पर तैरता रहता है। अचानक से जैसे वह सभी उसी को देख रहे थे कि अचानक से वहाँ पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और उस मीट के टुकड़े को वहाँ पर सफाचट कर देते हैं। और अचानक से वह मीट का टुकड़ा देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको किसी ने एसिड के अंदर डाल दिया हो, क्योंकि वो वहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अपने सामने के उस नजारे को देखने के बाद में भीड़ तो पूरी तरह से थर-थर कांपने लगती है। वो तो बढ़िया था कि वह अभी बड़े हो गए थे, वरना वो वहीं पर ही पेशाब कर देते, क्योंकि उनकी रूह भी कांपने लगी थी कि वास्तव में उन्हें पता था कि अगर वो अपना एक कण भी वहाँ पर टच कर देते हैं तो उसके बाद में उनकी वहाँ से वह सारी चीजें गायब हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में पहले भी ये सोचा था और ये सुना हुआ था कि ये उत्तरी घास का मैदान कितना ज्यादा खतरनाक था। यहाँ का दलदल उनकी सोच से बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता था, लेकिन वास्तव में उन्होंने इतना सब कुछ नहीं सोचा था कि वह इतना ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई संत लेवल स्टेज 4 का कोई लड़ाकू भी आ जाता है ना तो उसका यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि यहाँ से वह बिना किसी गाइडेंस के बाहर निकल पाए।